हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। अभी हम यहाँ पर एक चीज प्रूव करेंगे कि जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर, जो भी एरिया आ रहा होता है वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ये चीज प्रूव करने के लिए हमने ये टॉपिक पढ़ना है। तो अब याद रख लो कि आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने बताता चला हूँ, मैं हर टॉपिक के साथ साथ बताता चला हूँ आपको कि कहाँ पर आपने शॉर्ट तैयार करना है, कहाँ पर आपने लॉन्ग करना है। तो ये टॉपिक आपके लिए लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन उस वक्त तक आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे जब तक आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुन लिया, अच्छे से इसको आपने समझ लिया, तो फिर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में, प्रिपेयर करने में कोई मसला ही नहीं होगा। अब हमें स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन चीजों को लेकर चलते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमें याद हो जाएं और हर लाइन का मतलब समझ आ जाए, ताकि जब याद कर रहे हो तो हमें कोई परेशानी ना हो। स्टार्टिंग में बताते हैं द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। आपने पढ़ी थी डिस्टेंस की डेफिनेशन, हम पढ़ के आ चुके हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन, और हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बनाया था एक। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है। अब कहते हैं अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक होगी ये बात। अगली लाइन पे चलो। फॉर एग्जाम्पल फिगर 2.23, ये हमारे पास फिगर है 2.23। अभी इसकी तरफ भी आते हैं। फिगर 2.23 शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये फिगर हमें ये शो कर रही है कि हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब किस तरह कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये तो आपने पिछले से पिछले लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि हमारे पास कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर किस तरह आई है। आप देख रहे हो यहाँ हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास है स्पीड, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, वो है टाइम। अब आप यहाँ पर नोट करो कि हमारे पास यहाँ पर हर पॉइंट पर जो टाइम है ना वो इंक्रीज 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 होता जा रहा है। टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारी जो वेलोसिटी या फिर हम कहें हमारी जो स्पीड है वो एक जैसी ही है। अगर इस पॉइंट पर हमारी स्पीड 20 थी ना, तो इस पॉइंट पर भी 20 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पर भी 20 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पर भी 20 मीटर पर सेकंड है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट स्पीड शो हो रही है इस ग्राफ के अंदर। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि हमने ये चीज कहां पर पढ़ी है, तो पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर आ जाओ, हमने फिगर 2.20 के अंदर ये चीज सारी डिस्कस की थी। ठीक होगी ये बात। अब जैसे ही हमारा नोट कर रहे हो कि 1 2 3 4 5 टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, जब टाइम हमारा बढ़ा है लेकिन हमारी वेलोसिटी जो है, हमारी जो वेलोसिटी या फिर हमारी जो स्पीड, ठीक है, मैं यहाँ पर मैं स्पीड का ही नाम लूंगा, तो हमारी जो स्पीड है ना वो 20 मीटर पर सेकंड ही है। तो इसलिए हमने हर पॉइंट यहाँ यहाँ ड्रॉ किया था, और हमारी जो लाइन आई थी ना वो इस तरह की एक लाइन आ गई थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई थी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। अब बस एक चीज आपने नोट करनी है यहाँ पर, जो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हो गया, इसके अंदर जितनी भी डॉटेड लाइंस बनाई हैं, अगर हम पूरे हिस्से की बात करें तो क्या ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारे पास एक रेक्टेंगल नहीं बन जाता? रेक्टेंगल हमारे पास बन रहा है कि नहीं बन रहा? आप कहेंगे हाँ जी, बचपन से देखते आए हम कि रेक्टेंगल इस तरह का होता है। और ये जो कांस्टेंट स्पीड वाला हमारे पास जो ग्राफ है, हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि हमें कांस्टेंट स्पीड ही को शो करवा रहा है, तो वो हमारे पास एग्जैक्टली रेक्टेंगल की ही शेप में है। अब इस बात को ध्यान में रखना, अभी हम आएंगे दोबारा इस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर अगली लाइन शुरू हो रही है। कहते हैं आप 1 मिनट के लिए सोचो कि आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वेशन 2.1 के अंदर दिया था, वो फॉर्मूला था v इंटू टी। तो हमने वहां पर पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम होता है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास बराबर होता है स्पीड के इंटू टाइम के। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी। क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। और एक कॉन्सेप्ट आज हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लो, हमारे पास डिस्टेंस बराबर होता है वी इंटू टी के, उस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड हो, जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड हो। जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होगी तो फिर ही हम डिस्टेंस का फॉर्मूला एस एस इज डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी लगाएंगे। अगर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो वी इंटू टी वाला फॉर्मूला हमारे लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। अब होगी ये बात यार। अब जेन में बिठा के रखना कि कांस्टेंट स्पीड होगी तभी डिस्टेंस हमारा v इंटू टी के बराबर होगा। एक बात तो यहाँ पर आपकी क्लियर होगी है। अब हम चलते हैं अपने उसी ग्राफ की तरफ जिस ग्राफ के बारे में हम डिस्कशन करके आ चुके थे। स्पीड वर्सेस टाइम हमारा ग्राफ बना हुआ है, और वो ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड है। और जब कांस्टेंट स्पीड हमने देखी, फिर हमने पूरे ही उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो हमने ये नोट किया कि जो एरिया उसका बन रहा है ना, वो एरिया बन रहा है रेक्टेंगल की फॉर्म में। जितना भी इसके अंदर कवर्ड एरिया ना जो ग्रे ग्रे से शो किया हुआ है, ये हमें रेक्टेंगल की शेप दे रहा है। तो हम यहाँ पर यही बात वो कर रहा है, कहता है दिस डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमने फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं डिस्टेंस का इक्वेशन 2.1 के अंदर, एस इज इक्वल टू वी टी। तो वो एस इज इक्वल टू वी टी हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से भी प्रूव हो सकता है।
कैसे करेंगे? दिस डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो इस तरह का स्पीड टाइम ग्राफ जो कि हमारे पास कांस्टेंट स्पीड शो कर रहा होगा, तो उसका जो एरिया है उसकी हेल्प से हम एस इज इक्वल टू वी टी यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी प्रूव कर सकते हैं। द एरिया अंडर द ग्राफ फॉर द टाइम इंटरवल टी एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड टी। यहाँ पर कहता है कि हमारे पास ना दो चीजें हैं, टी एंड वी। ये हमारे पास दो चीजें हैं, टी एंड वी। अब आप गौर कर सकते हो हमारे पास जो ग्राफ है वो स्पीड वर्सेस टाइम का है। तो हमारे पास ये पर यहाँ पर वी हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, टी हो गया। सिमिलरली ये जो लाइन है ना, इस लाइन की वैल्यू वही है जो कि इस लाइन की वैल्यू है। पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट मैं समझा के आ चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर। पैरेलल लाइंस का मतलब यही होता है कि जो वैल्यू इस लाइन की है वही वैल्यू इस लाइन की है। सिमिलरली इस लाइन की जो वैल्यू है ना वो इस लाइन की भी वैल्यू है। इन दोनों लाइंस की वैल्यूज सेम है। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फिगर हमारे पास बन गई है। इस लाइन की वैल्यू सेम है और इस लाइन की और इस लाइन की वैल्यू हमारे पास सेम है। तो ये हमारे पास कंडीशंस है। अब यहाँ पर हम एरिया बनाएंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ क्या है? एक हमारे पास वी है और एक हमारे पास है टी। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया इस ग्राफ से, एक हमारे पास क्या है वी, एक हमारे पास क्या है टी। अब वी इंटू टी एक लेंथ है और एक हमारे पास विड्थ है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वी इंटू टी हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ का। और वो ग्राफ हमें कांस्टेंट स्पीड शो कर रहा था। तो आपने ये बात प्रूव कर ली कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी, ये v इंटू टी किसके बराबर है, ये v इंटू टी बराबर है डिस्टेंस के। तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ ये हमें इंफॉर्मेशन देता है डिस्टेंस की। यहाँ पर ये आपकी बात प्रूव होगी है। इसी तरह कहता है एक और एग्जांपल अगर आप ले लो, अगर एक और एग्जांपल हम लेंगे, वो एग्जांपल हमें शो करिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक होगी बात। अब ये एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो यहाँ पर भी हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम इक्वल कर दें इस एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ के। ठीक है, उन दोनों का आंसर अगर हम सेम ले आए तो हम यहाँ पर ये बात प्रूव कर सकते हैं कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस की वैल्यू देता है। लेकिन आपको मैंने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आया हूँ कि हमारे पास डिस्टेंस बराबर वी इंटू टी कब होता है, जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड हो। तो आपने ये बात तो नोट कर ली थी यहाँ पर इस फॉर्मूले से, और आपने क्या इस ग्राफ से भी ये बात प्रूव कर ली कि हमारे पास वी इंटू टी कब आया? हमारे पास v इंटू टी उस वक्त आया जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड थी। तो ये जो लाइन है ना, ये जितनी भी लाइन हमें यहाँ पर ये शो हो रही है, ये हमें कांस्टेंट स्पीड ही रिप्रेजेंट करवा रही है। और ये मैं आपको इस फिगर के हिसाब से डिटेल से समझा के आ भी चुका हूँ। तो कांस्टेंट स्पीड के केस में हमारा डिस्टेंस जो होता है ना वो बराबर होता है किसके, v इंटू टी के। याद कर लो कांस्टेंट स्पीड, हमारे पास जब कांस्टेंट स्पीड होगी तो जब भी हमारा डिस्टेंस होगा v इंटू टी के। कांस्टेंट स्पीड जब होगी तब हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। तो बस ये याद कर लेना। अब यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, आपसे सवाल करता हूं मैं। आप कहेंगे हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ की जो लाइन होती है, स्लोप होती है ना, वो इस तरह की आती है। यहाँ पर हमारे पास स्लोप ना इस तरह की आई है। तो क्या ये कांस्टेंट स्पीड हुई? बिल्कुल भी कांस्टेंट स्पीड नहीं हुई। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि एक ही रफ्तार से थ्रू आउट अपने टाइम में चलते जाना। तो यहाँ पर तो हम नोट कर रहे हैं कि हमारे पास हर पॉइंट पर, हमारे पास हर पॉइंट पर हमारी जो स्पीड है वो बढ़ती ही चली जा रही है। ठीक है, हमारे पास ये टाइम था, ये टाइम था, ये टाइम था, और पहले स्पीड हमारी यहाँ पर थी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 10 थी, यहाँ पर 20 हो गई, यहाँ पर फिर 30 हो गई। अल्टीमेटली हम यहाँ तक पहुंच गए अपने एंड टाइम तक, और यहाँ पर हमारी स्पीड मिसाल के तौर पर 50 हो गई है। तो क्या थ्रू आउट हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही? जब हमारी स्पीड बढ़ रही है इक्वल इंटरवल के साथ साथ, तो हम कहेंगे ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर तो आपने बात नोट कर ली कि हमारे पास कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं है। जब कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं है तो हमारा डिस्टेंस डिस्टेंस v इंटू टी के बराबर हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर अब डिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूफ करना है। जब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये बात प्रूफ करेंगे कि ये जो कवर्ड एरिया हमें शो कर रहा है स्पीड टाइम ग्राफ, इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू डिस्टेंस के बराबर आ गई तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस की वैल्यू हमें देता है। अब देखो किस तरह करेंगे। नाउ कंसीडर अनदर एग्जांपल शोन इन द फिगर 2.24। 2.24 की अगर हम ये हमारे पास ये जो ग्राफ है इसको अगर हम देखें, हियर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज यूनिफॉर्मली। यहाँ पर ये बात थोड़ी सी उसने ना, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ठीक है, यानी कि उसको हम ये कह सकते हैं हमारी स्पीड जो है ना वो इंक्रीज करती जा रही है। और यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये लफ्ज जो है ना ये आपको गुमराह ना कर पाए। ये लफ्ज आपको थोड़े से इस तरह इन्होंने लिखे हुए हैं कि आपको लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ना यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ये हमारे पास स्पीड इंक्रीज कर रही है।
ठीक है, स्पीड हमारे पास इंक्रीज करी है, लफ्ज लिखा है। तो ग्राफ हमारे पास जो स्लोप है ग्राफ की वो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है। अब पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 0 से लेकर बी तक। यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज लिखी थी वो वैल्यूज यहाँ पर नहीं लिखी हुई। तो जस्ट हमें ये बताया गया है कि एक हमारे पास पॉइंट है 0 जहां पर हमारी पास स्पीड 0 थी, और एक हमारे पास पॉइंट है आखिरी एंड जहां पर हमारी स्पीड जो है ना वो मैक्सिमम थी। अब यहाँ पर हमें ये शो कर रहा है, मैंने आपको बताया पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, यानी कि इस लाइन की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इस लाइन की होगी। ठीक है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए, इसकी वैल्यू वही है जो कि पॉइंट बी की वैल्यू है। हम कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये बात करूंगा कि हमने ट्रेवल किया है 0 से लेकर ए तक। ठीक है, इस तरह। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 0 से लेकर एक सर्टेन यानी कि मैक्सिमम स्पीड तक मैंने ट्रेवल किया है। तो हमारे पास दो ही पॉइंट आ गए, 0 आ गया और वी आ गया। ठीक है, परेशान नहीं होना। 0 से लेकर ए तक यहाँ पर हमें स्लोप रिप्रेजेंट करवा रही है कि हमने 0 से लेकर ए तक ट्रेवल किया है, तो जो वैल्यू ए की है वही वैल्यू वी की है। तो हम ये भी कह सकते हैं हमने 0 से लेकर ट्रेवल किया है एक मैक्सिमम स्पीड तक, जो कि हमारे पास वैल्यू है वी। ठीक होगी ये बात यहाँ तक। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। अब ये दो पॉइंट्स हैं तो हमने यहाँ पर स्पीड मालूम किस तरह करेंगे, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वी एवरेज का। ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे हम। और एवरेज किस तरह निकालते हैं, एवरेज निकालने का तरीका आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने जो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं उनको एडअप करते हैं, डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटीज को ऐड किया उससे कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक 0 है और एक हमारे पास वी है। तो मैं 0 प्लस वी कर दूंगा और डिवाइड करूंगा किससे, 0 एक वी दूसरी, तो दो क्वांटिटीज होगी हमारे पास। ठीक है, यानी कि दो वैल्यूज हो गई हैं, तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो मेरे पास वी एवरेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0 प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसका आंसर निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा 1/v। अब डिस्टेंस के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस बराबर होता है वी के स्पीड के मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो क्यों ना मैं यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूव कर दूं इसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस कवर बराबर होगा एवरेज स्पीड के, जो कि 1/2v है, मल्टीप्लाई बाय टाइम के। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के ना। और स्पीड कब, जब स्पीड कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर तो स्पीड कांस्टेंट है ही नहीं। जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमने इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब वही एवरेज स्पीड जो है ना वो हम डिस्टेंस के फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा डिस्टेंस जो एस होता है वो बराबर हो जाएगा एवरेज स्पीड के मल्टीप्लाई बाय टाइम के। और एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है, 1/2v मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है, क्या स्पीड टाइम ग्राफ का ये जो हमारे पास ग्राफ है, क्या इसके अंदर जो कवर्ड एरिया है, क्या उसका एरिया का आंसर भी यही आ रहा है 1/2v मल्टीप्लाई बाय टी। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हमने पढ़ा था छोटी क्लासों में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। अब यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ये पॉइंट ए से लेकर बी तक है ना, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। और इसकी वैल्यू क्या है, आप कहेंगे हमें इसकी वैल्यू के लिए इसकी पैरेलल लाइन यानी कि ये लाइन देखनी पड़ेगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, वी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1/2 लगाएंगे वैसे ही। ठीक है, 1/2 आप लगाएंगे, वैसे ही लगा देंगे। यहाँ जगह नहीं नजर आ रही मुझे, मैं थोड़ा ध्यान से लिखता हूँ। 1/2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, वी हो गई। अब इसको क्या हो गया, तो जरा सही कर लें फिर हम इसको पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास होगी है क्या, वी। और बेस की वैल्यू क्या है, बेस हमारे पास क्या है, टी। ठीक है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये था और इसकी वैल्यू थी वी, क्योंकि हमें यहां से पता लग गई पैरेलल लाइन से। और ये हमारे पास की बेस थी और इस बेस की वैल्यू क्या है, टी है। स्पीड टाइम ग्राफ में बेस में क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इंटू टी। क्या 1/2 वी टी हमारे पास इस एरिया ऑफ ग्राफ से, क्या वही फॉर्मूला नहीं आ गया डिस्टेंस का, एरिया का, जो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आया था 1/2 वी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर दोनों चीजें हमने प्रूव कर ली। दोनों का आंसर हमारे पास 1/2 इंटू वी टी आया। चाहे हमने डिस्टेंस की बात की हो एवरेज स्पीड निकाल के, या फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की हो। अब इन दोनों केसेस में हमारे पास दोनों आंसर सेम आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस के बारे में मालूमात देता होता है। तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर होता है अप टू द टाइम एक्सिस, एक मैक्सिमम टाइम तक, एक किसी हद के टाइम तक। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम की हद है ना वो ये पॉइंट है। ठीक है, ये टाइम की हद है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट के। आपने ऊपर वाले केस में भी डिस्कस कर लिया, जब आपके पास ग्राफ था यूनिफॉर्म स्पीड का तो आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लिया था यूनिफॉर्म स्पीड के अकॉर्डिंग, v इंटू टी।
जब आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड नहीं थी तो फिर आपने डिस्टेंस का नया फॉर्मूला डिफाइन किया, और वही डिफाइन करदा फॉर्मूले का जो आंसर था वही सेम आंसर आपके पास आ गया एक कवर्ड एरिया का। ठीक है, कवर्ड एरिया ऑफ इस ग्राफ का जहां पर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं थी। तो ये एरिया का आंसर और इस डिस्टेंस का आंसर सेम आया इस केस में भी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो इंफॉर्मेशन देता है हमें डिस्टेंस की। तो ये थोड़ा सा एक कह लो कि कॉन्सेप्चुअली और थोड़ा सा ना दिमाग हिलाने वाला कॉन्सेप्ट था। तो मैंने कोशिश तो किया कि आपको भरपूर तरीके से समझा सकूं। तो उम्मीद है मैं समझाने में कामयाबी हो गया हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बार बार जो है ना पीछे करके ये वीडियो देख लेना, तो होप्स हो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही हमारे ग्राफ के जो इतने सारे लेक्चर्स थे ना वो हो गए खत्म। ग्राफ जाहिर सी बात है दिमाग को जो है ना थोड़ा सा खराब कर देता होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने समझाया इतने अच्छे हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। कभी भी आपको लगे ना कि आपको कोई ग्राफ भूल रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको भूल रहा है, तो आप मेरी वीडियो देख लो, छोटी सी वीडियो देखोगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम करते हैं मिनी एक्सरसाइज। सारे कॉन्सेप्ट आपने ले लिए हैं, पिछले 4-5 लेक्चर्स हमने ग्राफ के ही पढ़े थे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके जहन में है। तो अब ये मिनी एक्सरसाइज करना आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, मिनी एक्सरसाइज में ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बनाया हुआ, बल्कि सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ नहीं बनाया हुआ, बल्कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया हुआ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख के परेशान होने की क्या बात है, हम पिछले लेक्चर्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ के भी लेके आ चुके हैं, जहां पर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, और फिर हमने ये भी देखा था कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना वो क्या होता है। तो ये 2 लेक्चर्स तो हमने पहले भी ले लिए थे, तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि मिनी एक्सरसाइज के अंदर ना क्या हो रहा है। पहला सवाल करता है कि व्हाट डज ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट। 3 लाइनें शो हो रही हैं, एक ये लाइन शो हो रही है, एक ये लाइन शो हो रही है, और एक ये लाइन शो हो रही है। ये जो कहते हैं तीनों लाइन्स हमें शो हो रही है ना, ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रही है, ये हमें क्या बता रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमें बता रही है ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। हर साइक्लिस्ट की मोशन के बारे में बता रही है। अगर आप प्रॉपर आंसर लिखना चाहें ना इसके, तो मैं डिक्टेट करवा देता हूँ। आप लिखें ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट, कॉमा डालें, डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम। तो हर साइकिलिस्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, देखो डिस्टेंस कवर किया है कितने कितने टाइम के अंदर। तो ये हमें ये जो हमारे पास जो पूरी फिगर है ना हमें ये शो करा रही है, ये ग्राफ हमें ये शो करा रहा है। पार्ट ए का आंसर हो गया, अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। विच साइकिलिस्ट ट्रेवल द मोस्ट डिस्टेंस। साइकिलिस्ट ए है, साइकिलिस्ट बी है और साइकिलिस्ट सी है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है। तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर साइकिलिस्ट ए ने डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल किया, साइकिलिस्ट बी ने यहाँ तक किया और साइकिलिस्ट सी ने यहाँ तक किया। पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपके जहन में है, तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ से डॉटेड लाइन लेके आते हैं। साइकिलिस्ट सी ने डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल किया और साइकिलिस्ट बी ने डिस्टेंस दिया है तकरीबन यहाँ तक ट्रेवल, और साइकिलिस्ट ए ने डिस्टेंस कर लिया यहाँ तक ट्रेवल। तो ज्यादा डिस्टेंस इसने किया, इसने किया या इसने किया। आप कहेंगे इसने किया, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है साइकिलिस्ट ए की। तो हम कहेंगे साइकिलिस्ट ए जो था ना उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। विच साइकिलिस्ट ट्रेवल द ग्रेटेस्ट स्पीड। कौन सा साइकिलिस्ट ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल किया है। तो हम कहेंगे जो साइकिलिस्ट ए था जिसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है। देखो टाइम जो है ना, टाइम यहाँ तक हद है टाइम की, यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, टाइम खत्म होने में साइकिलिस्ट टी जो है ना वो उसने इतना फासला कवर किया है, साइकिलिस्ट बी ने इतना फासला कवर किया है, और साइकिलिस्ट ए जो था ना उसने यहाँ तक फासला कवर किया है। अब जिसने एक लिमिटेड टाइम में से ज्यादा फासला कवर कर लिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड भी तेज होगी। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3 बंदे भाग रहे हैं, 10 सेकंड के अंदर ना उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर भागना था। तो एक बच्चा ना 10 सेकंड के अंदर जो है ना वो पहुंच गया कोई 10 मीटर, एक बच्चे ने किया 5 मीटर, एक बच्चे ने किया 3 मीटर। तो जिसने 10 मीटर तक फासला तय तय कर लिया इसका मतलब है कि उसने डिस्टेंस सबसे ज्यादा तय किया उन सब में से, और उसका जो 10 मीटर फासला था इट मीन्स कि उसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, तो उसकी स्पीड भी ज्यादा थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ग्रेटेस्ट स्पीड वाला का आंसर है ना वो आंसर होगा साइकिलिस्ट ए। अगली बात सुनो, द लोएस्ट स्पीड। इन सब में से लोएस्ट स्पीड कब किसकी थी, जिसने सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसकी लोएस्ट स्पीड होगी। तो आप खुद ही बता सकते हो साइकिलिस्ट टी जो है ना वो भाई साहब जो ऐसे हैं जिन्होंने सबसे धीरे चले हैं वो, और सबसे लोएस्ट स्पीड उन्हीं की थी। आगे चलते हैं एट कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड किसकी थी, यहां पर आपने जाके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो कांस्टेंट स्पीड हमें ये बता रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अगर आपने कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन अभी तक नहीं समझ आ रही ना आपको, इसका मतलब है कि आपने ग्राफ्स जो है ना अच्छे से समझे नहीं है। तो कांस्टेंट स्पीड की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास साइकिलिस्ट ए था इसने भी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया है, और ये जो साइकिलिस्ट सी है इसने भी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया है। यहाँ पर जो है ना इसका देखो आप, यहाँ पर ये गया और फिर यहाँ से ना ये लाइन इस तरह की हो गई, तो यहाँ पर ना ये वेरिएबल स्पीड हो गई है।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं ना हम इसको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ये। तो साइक्लिस्ट ए और साइक्लिस्ट सी ने जो है ना कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल किया। तो इसके साथ साथ ही हमारा ये इंटरेस्टिंग सा और थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक भी खत्म हुआ है। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर कर लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स वहां पर आपको मिल सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।